Hello, here is Devanshu Misra and you are welcome in my YouTube channel बालाजी कोचिंग क्लासेस। आज के पिछले क्लास के वीडियो मैंने बात किया था कि लिफ्ट के बारे में कि लिफ्ट में अगर कोई भी पिंड रखा हुआ है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है, जो कि गुरुत्वीय त्वरण के कारण ही आता है। मैंने उसके बारे में पिछली क्लास में बात किया था और कुछ रिवीजन किया था आपका ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित कुछ नियमों के बारे में और कुछ युक्तियों के बारे में मैंने उसके बारे में डिस्कशन किया था। और आप लोगों से एक अनुरोध है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस करने के बाद ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी वो आपके पास तुरंत पहुँच जाया करेगी, उसमें आपकी कोई भी वीडियो छूटने नहीं पाया करेगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ध्यान से देखिएगा। आज मैं बात करने वाला हूं कि ग्रहों से संबंधित केपलर के नियमों के बारे में, यानी ग्रहों से संबंधित केपलर ने क्या क्या नियम दिए हैं, उन नियमों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। उन्होंने जो नियम बताए थे उन नियमों के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला नियम उन्होंने ये बताया था कि सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में जो ग्रह होते हैं वो चक्कर लगाते हैं। अब बात मुझे सबसे पहले ये पता करनी पड़ेगी प्लैनेट क्या होते हैं या फिर ग्रह क्या होते हैं। तो ग्रह वे चीज़ें हैं, ध्यान से समझिएगा, कि सूर्य के चारों ओर चक्कर जो भी लगा रहे हैं उनको सबको हम क्या बोलते हैं, ग्रह कहते हैं। यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों को क्या कहते हैं, हम ग्रह कहते हैं। अब शुद्ध भाषा में क्या लिखेंगे, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंडों को हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। ठीक है। अब यही चीज़ उन्होंने बता दिया कि सूर्य के चारों ओर चक्कर तो लगा रहे हैं, मैंने बता दिया ग्रह, लेकिन केपलर ने यह बताया कि सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में या एलिप्टिकल, है ना, एलिप्टिकल के रूप से चक्कर लगाते रहते हैं। कौन लगाते हैं, तो आपके ग्रह चक्कर लगाते हैं। ये ग्रहों से संबंधित केपलर ने बताया था। दूसरा उन्होंने ये बताया कि क्षेत्रीय वेग जो होता है उनका सबका नियत रहता है, यानी जो ग्रह होते हैं उन ग्रहों का क्षेत्रीय वेग क्या रहता है, नियत रहता है। अब क्षेत्रीय वेग या एरियल वेलोसिटी को समझने के लिए थोड़ा सा मुझे एक चीज़ समझनी पड़ेगी। ध्यान से देखिएगा। ये मैंने बना दिया, यहाँ पर देखिए सूरज बना हुआ है, सन है, फिर इसके जो पिंड बनाए गए हैं आकाशीय पिंड इसके साइड साइड दिए गए, यानी ये सब क्या है, आपके ग्रह हैं। ये वाला ये और ये सारे क्या हैं, आपके ग्रह दिए गए हैं। ये आपका दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं के चक्कर की बात की जा रही है। एक फार्मूला आपको उससे पहले देखना पड़ेगा कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। यानी अगर यहाँ पर एक काम करें कि दूरी अगर नियत हो जाए, यानी दूरी का मान क्या हो जाए, बराबर हो जाए या कांस्टेंट मान ले, नियतांक मान ले, तो वहाँ पर जो चाल और समय का अनुपात होता है तो वो एक दूसरे के क्या होता है, उल्टा होता है। यानी जो चाल और समय एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, उल्टा हो जाते हैं। यानी अगर समय मान लीजिए कम लग रहा है तो चाल क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, या चाल वहाँ पर कम है तो समय क्या लग जाएगा, ज़्यादा लग जाएगा, है ना। तो यानी एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं चाल और समय। इसी सिद्धांत पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि क्षेत्रीय वेग क्या होता है। ध्यान से देखिएगा। मैंने ये बताया कि अगर मान लीजिए दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं, अगर हम इसको यहाँ पर कोई एक्सिस मान लेते हैं, कोई भी एक पॉइंट मान लेते हैं, तो इस पॉइंट के हिसाब से अगर देखें तो इस पॉइंट से यहाँ तक की बात करेंगे तो दूरी के हिसाब से क्या लग रहा है, यहाँ पर दूरी कम लग रही है, यहाँ पे दूरी क्या लग रही है, ज़्यादा। यानी चक्कर लगाने का अगर हम समय की बात करेंगे, यहाँ पर हम दूरी मान लेते हैं कि कॉन्स्टेंट है, क्योंकि यहाँ बताया गया कि क्षेत्रीय वेग क्या होता है, नियत होता है। तो हम क्षेत्रीय वेग यहाँ पर क्षेत्रीय वेग को क्या कर देंगे, नियत मान लेंगे। यानी हम बात यहाँ पर करेंगे कि समय और चाल के हिसाब से। यानी अगर बात करें तो दूरी यहाँ पर क्या दिख रही है, कम दिख रही है, यानी समय एक हिसाब से क्या लगेगा, यहाँ पर कम लगेगा, और यहाँ से यहाँ तक की जो चक्कर लगाएगा तो समय यहाँ से यहाँ तक क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। अब मतलब देखने के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक अगर कोई भी जाएगा पिंड और यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो समय किधर ज़्यादा लगने वाला, तो समय आप कहेंगे इधर कम लगेगा और इधर ज़्यादा लगेगा। अगर इधर समय कम लगेगा तो वेग क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ पर समय अगर मान लीजिए ज़्यादा लग रहा था तो वेग क्या हो जाता है, वहाँ पर कम हो जाता है। यानी एक्सिस जो मैंने माना है, जो पॉइंट मैंने बनाया है, इसको मान लेते हैं सूर्य। इसको क्या मान लेंगे, सूर्य। यानी यहाँ से एक चीज़ क्लियर होती है कि जो भी ग्रह जब सूर्य के पास में आएंगे तो उनका वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां पर समय क्या लग रहा था, कम लग रहा था घूमने के लिए, तो वेग क्या हो जा रहा था, वहां पर बढ़ जा रहा था। और जब दूर जा रहे थे तो समय क्या लग रहा था, ज़्यादा, तो उनका वेग क्या हो जा रहा था, कम। यानी सूर्य के जब पास कोई भी ग्रह आएगा तो वहां पर उसका जो वेग होगा क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, और जब सूर्य से दूर जाएगा तो उसका वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये कारण क्या होता है, ये सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि जो क्षेत्रीय वेग हो जाता है वो क्या होता है, नियत होता है। ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा कि क्षेत्रीय वेग नियत हो जाने के कारण जब कोई भी ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग बढ़ जाता है, और जब कोई भी ग्रह सूर्य से दूर होता है तो उसका वेग क्या हो जाता है, वहां पर कम हो जाता है। ठीक है। अब अगला देखिएगा तीसरे पॉइंट में, यहाँ पर दिया गया टी स्क्वायर अनुक्रमानुपाती आर क्यूब। अब यहाँ पर टी और आर क्या है, यहाँ पर जो टी है वो है आपका परिक्रमण काल। टी क्या होता है, आपका परिक्रमण काल। अब परिक्रमण काल का भी मतलब क्या होता है वो भी आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, परिक्रमण का मतलब आप थोड़ा सा इसमें भाषा एक समझ आ रही है, परिक्रमा करने से। तो परिक्रमा करने का मतलब होता है कि यदि कोई भी मान लीजिए बीच में पॉइंट मान लेते हैं, ठीक, अगर मान लीजिए कोई भी पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर ऐसे,
और कोई भी पिंड इधर से चक्कर लगाना स्टार्ट करे और एक पूरा चक्कर लगाने में जो भी समय ले लेगा उसे हम क्या कहते हैं, परिक्रमण काल बोलते हैं। ये चीज़ समझिएगा कि अगर मान लीजिए कि कोई भी पिंड था और इस बिंदु के मान लो केंद्र मान लिया इसके, यहाँ से एक चक्कर पूरा करके यहाँ तक आया है, तो एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उसे परिक्रमण काल कहते हैं। काल का मतलब ही क्या होता है, समय, यानी वह समय जो पिंड एक चक्कर पूरा करने में ले लेता है ना। यानी अगर कोई भी पिंड एक चक्कर पूरा करने में जो समय लेगा उसे क्या कहेंगे, परिक्रमण काल कहेंगे। अगर मान लीजिए केवल परिक्रमण की बात अगर करेंगे तो यानी किसी भी निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर चक्कर लगाना ही उसका परिक्रमा कहलाती है ना। यानी परिक्रमण क्या हो जाएगा, तो किसी भी बिंदु को निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर कोई भी पिंड क्या करे, चक्कर लगाए, तो वो क्या कहलाएगा, परिक्रमण। लेकिन अगर यहाँ पर हम समय की बात करेंगे तो यानी एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसे ही क्या कहते हैं, परिक्रमण काल कहते हैं। अब परिक्रमण काल की बात अगर केपलर से संबंधित नियमों में बात करते हैं तो इसमें केंद्र क्या होता है, तो आपका मेन जो केंद्र होता है वो सूर्य होता है। मेन केंद्र क्या होता है, सूर्य होता है, जिसके चारों ओर क्या करते हैं, ग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। सबसे पहले मैंने बता दिया। दूसरा पॉइंट मैंने बता दिया कि क्षेत्रीय वेग क्या हो जाता है, नियत हो जाता है। यानी सूर्य के पास अगर कोई ग्रह होगा तो वहाँ पर उनकी चाल या वेग ज़्यादा हो जाता है, और जब दूर जाते हैं तो उनका वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है। तीसरी चीज़ मैंने बताया, टी मैंने अभी समझा दिया कि क्या होता है, परिक्रमण काल होता है। यहाँ पर जो आर क्या है, यानी अगर मान लीजिए कोई भी पिंड यहाँ पर है, कोई भी ग्रह यहाँ पर है, बीच में क्या है आपका सूर्य है, यानी सूर्य से और पिंड के बीच की जो दूरी है वही यहाँ पर क्या मानी गई है, आर मानी गई है ना। यानी सूर्य से और पिंडों यानी ग्रहों के बीच की दूरी ही यहाँ पर क्या मानी गई है, आपकी आर मानी गई है। यहाँ पर लिखा गया है कि t² अनुक्रमणानुपाती r³, यानी परिक्रमण काल। ध्यान से देखिएगा, ये क्या है आपका, परिक्रमण काल है। यानी परिक्रमण काल अगर हम बढ़ा देते हैं तो अनुक्रमणानुपाती r है तो r का भी मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अतः मैंने लिख दिया है कि परिक्रमण काल यदि बढ़ेगा तो दूरी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि दूरी बढ़ने के साथ साथ परिक्रमण काल का भी मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब इस चीज़ पर एक चीज़ ध्यान से देखिएगा। अब बात मैं अगर यहाँ पर करूँ बुध की और वरुण की, तो आप लोगों को क्रम पता होना चाहिए। क्रम ये है कि सबसे पहले क्या होता है आपका बुध। यहाँ पर अगर मान लेते हैं सूर्य है, सूर्य के चारों चक्कर लगाना है तो सूर्य से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर होता है बुध, फिर होता है शुक्र, फिर होता है पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण, है ना। ये होते हैं आपके 8 ग्रह। यानी बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। अब ध्यान से समझिएगा, मैंने यहाँ पर एक चीज़ बता दिया कि दूरी जितनी ही ज़्यादा होगी परिक्रमण काल उतना ही ज़्यादा होगा, दूरी जितनी कम होगी परिक्रमण काल उतना ही कम होगा। ये बताया है कि t² अनुक्रमानुपाती r³, यानी t² और r³ एक दूसरे क्या है, अनुक्रमानुपाती हैं। यानी अगर t बढ़ाएंगे तो r भी बढ़ेगा, r घटा देंगे तो t भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी जो काम इसके साथ में होगा वही काम इसके साथ में हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, यानी अगर बात मैं करूँ सूर्य के नज़दीक सबसे, तो कौन मिलेगा आपको, बुध मिलेगा। ठीक है। और अगर सबसे दूर की बात करेंगे तो सबसे दूर आपका कौन सा मिलता है, आपका वरुण मिलता है। यानी बुध की जो दूरी होगी, यानी सूर्य से बुध की जो दूरी है वो क्या होती है, कम हो जाती है, तो परिक्रमण काल भी इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अतः यानी अगर बात करें कि इसको कितना समय लगता है, तो ध्यान से देखिएगा इसको कितना समय लगता है, तो 88 दिन लगता है अपना पूरा एक परिक्रमा करने में। यानी अपना एक परिक्रमण करने में, यानी यहाँ से चालू करेगा, यहाँ से पूरा घूम के यहाँ तक कि आएगा, तो इसको एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है, उसका 88 दिन लगता है। लेकिन अगर मैं यहीं पर बात कर दूं कि सबसे दूर कौन है, तो सबसे दूर कौन होता है आपका, वरुण है। सबसे दूर अगर वरुण है यानी इसको सबसे ज़्यादा समय लगेगा। यानी दूरी के हिसाब से दूरी यहाँ पर कम थी तो परिक्रमण काल क्या लगा, कम लगा। दूरी यहाँ पर क्या हो गई, बढ़ गई, ज़्यादा हो गई, तो यहाँ पर परिक्रमण काल भी क्या हो जाएगा, उसका ज़्यादा हो जाएगा। यानी अगर वरुण की बात करें तो वरुण का जो परिक्रमण काल है वो कितना है आपका, 165 दिन। वरुण का परिक्रमण काल कितना दिया गया, 165 दिन। ग्रहों की अगर बात करें तो इस समय ग्रह कितने हैं, 8, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक। यम जो था, यम को हटा दिया गया है ग्रह की श्रेणी से। कारण क्या था कि इसको बौना ग्रह भी बोला जाता था। दूसरी चीज़ ये था कि अपनी कक्षा को छोड़कर ये दूसरे की कक्षाओं में भी चक्कर लगाने लगता था। मेन कारण यही था कि अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरी कक्षाओं में चक्कर लगाने के कारण ही इसको क्या किया गया, ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। अब हटाया किसने है, तो ध्यान से देखिएगा कि जो यम था उसको IAU ने हटा दिया है। IAU क्या है, तो यह है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, यानी इसने क्या किया है, इसको यम को हटा दिया है। किसकी श्रेणी से, तो ग्रहों की श्रेणी से इसको हटा दिया गया है। ठीक है।
अब बात मैं करता हूँ उसके आगे उपग्रहों की। उपग्रह क्या होते हैं? अभी मैंने एक चीज़ बताया कि अगर सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं आकाशीय पिंड, उन्हें क्या कहते हैं? हम ग्रह कहते हैं। अब बात आएगी कि ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंडों को हम उपग्रह कहते हैं। यानी अगर ग्रह के चारों ओर जो भी पिंड चक्कर लगाएंगे उन्हें क्या कहेंगे? हम उपग्रह कहेंगे। तो एक चीज़ आपको समझ आ रही होगी, यानी अगर मान लेते हैं सूर्य है, तो सूर्य के जो भी चक्कर लगाएंगे आकाशीय पिंड उन्हें क्या बोलेंगे? हम ग्रह बोलेंगे। अब ग्रह के जो चक्कर लगाएंगे उन्हें क्या बोलेंगे? तो उपग्रह बोलेंगे। ठीक है, यानी अगर ग्रह की जो चक्कर लगाएंगे उन्हें क्या बोलते हैं? हम लोग उपग्रह बोलते हैं। अब उपग्रहों की श्रेणी में अगर मैं बात करता हूं तो पृथ्वी का जो उपग्रह है, यानी पृथ्वी का सिर्फ एक उपग्रह प्राकृतिक की बात अगर की जाए, है ना, तो पृथ्वी का सिर्फ एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो वो चंद्रमा है। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह आपका कौन सा है? तो चंद्रमा है। अभी जब हम लोग भूगोल की भी सीरीज चालू करेंगे तो उसमें सबके उपग्रहों की बात भी करेंगे कि बृहस्पति के कितने हैं, शनि के कितने हैं, मंगल शुक्र के हैं कि नहीं है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग भूगोल की सीरीज में बात करेंगे। ठीक है, उपग्रहों के बाद अब मैं बात करूंगा कि आगे उसके कि जो भू स्थिर उपग्रह है। भू स्थिर उपग्रह, अब भू स्थिर, स्थिर का मतलब क्या होता है? कि स्थायी। तो आप इसको दूसरी भाषा में भी बोल सकते हैं कि भू स्थायी उपग्रह भी बोल सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भू स्थिर उपग्रह कहें या फिर भू स्थायी उपग्रह कहें। अब बात मैं अगर इनकी करता हूँ, भू स्थिर उपग्रह है क्या, तो समझिएगा ध्यान से कि ये जो उपग्रह होते हैं ये आपके पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। यानी कि पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो स्थित किए जाते हैं उन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं? तो भू स्थिर उपग्रह कहते हैं, या फिर भू स्थायी उपग्रह भी उन लोगों को हम बोलते हैं। यानी कह सकते हो कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इनको इंग्लिश में बोलते हैं, भू स्थिर उपग्रह को या भू स्थायी उपग्रह को। फिर बात मैं अगर करूँ कि यहाँ पर परिभ्रमण काल की, एक होता है परिक्रमण और एक होता है परिभ्रमण। ध्यान से सुनिएगा कि अपने अक्ष पर ही घूमना वो परिभ्रमण कहलाता है और किसी भी चीज़ के चारों ओर घूमना वो परिक्रमण काल कहलाता है। यानी यहाँ पर परिभ्रमण काल की अगर बात मैं करता हूँ तो जो पृथ्वी का परिभ्रमण काल कितना होता है आपका? 24 घंटे। यानी पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 24 घंटे में पूरा एक चक्कर लगा लेती है। तो वही सेम इनका जो भू स्थिर उपग्रह होता है तो इनका परिक्रमण काल कितना होता है? तो 24 घंटे होता है। यानी पृथ्वी के परिभ्रमण काल के बराबर इनका परिक्रमण काल होता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, यानी जो पृथ्वी का जो तल है उससे अगर 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होंगे तो उनको बोलते क्या है? तो भू स्थिर उपग्रह बोलते हैं। इनका परिक्रमण काल कितना होता है? तो 24 घंटे होता है, जो कि पृथ्वी के परिभ्रमण काल के बराबर होता है। तो पृथ्वी भी अपने अक्ष पर कितने घंटे में घूम जाती है? तो आपका 24 घंटे में घूम जाती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा तो कृपया करके इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।